नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की सैर करने वाले हैं और उनकी सतह के पार जाकर असली सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है इंसान की बनाई हुई एक बेहद एडवांस्ड ऑटोमेटेड सोसाइटी और दूसरी तरफ है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, जिसे हमने अपनी इंजीनियरिंग से बिल्कुल एक नया रूप दे दिया है। तो चलिए आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जापान के हाईटेक शहरी जीवन और हेल्थ केयर में रोबोटिक्स के इस्तेमाल को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम अपनी दिशा बदलेंगे और हीरो के उस रहस्यमयी सफ़र को समझेंगे जो ज़मीन के गहरे अंधेरे से शुरू होकर एक चमकदार भ्रम तक पहुंचता है। हम देखेंगे कि कैसे टोक्यो की भागदौड़ और एक हीरे की चमक दोनों के ही पीछे एक बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम काम कर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जापान का ऑटोमेटेड शहरी जीवन। 1945 की तबाही के बाद जापान ने जिस तरह खुद को खड़ा किया है, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। इस देश ने टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को अपनी रग रग में बसा लिया है। 3,70,00,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। जब इतने सारे लोग एक ही जगह पर रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हों, तो उसे बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए जो एक्सट्रीम एफिशिएंसी चाहिए, वो सच में हैरान कर देने वाली है। और इस भारी भीड़ को संभालने के लिए टोक्यो का हाईटेक इकोसिस्टम कैसे काम करता है, वो इन पॉइंट से बिल्कुल साफ हो जाता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से भागती शिंकानसेन बुलेट ट्रेनें। और सबसे कमाल की बात, अगर ट्रेन महज 5 सेकंड भी लेट हो जाए तो उसके लिए बाकायदा आधिकारिक माफी मांगी जाती है। कदम कदम पर आपको एआई कैफे और ऑटोमेटेड स्टोर्स मिल जाएंगे। लाखों की भीड़ है, लेकिन फिर भी एक बेदाग अनुशासन देखने को मिलता है। मशीनें और इंसान यहाँ बिल्कुल एक लय में काम करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये सब कोई दिखावा या शौक नहीं है। ये बेजोड़ टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम असल में एक बहुत बड़ी मजबूरी से पैदा हुआ है। जरा इस चार्ट को देखिए। पूरे जापान का 88% हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से ढका हुआ है। खेती या रहने के लिए सिर्फ 12% जमीन ही बची है। इन्हीं भारी भौगोलिक बाधाओं से निपटने के लिए जापान ने ऑटोमेशन का सहारा लिया और $5 ट्रिलियन की एक विशाल अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। चलिए अब मशीनरी के इंसानी पहलू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है जापानी हेल्थ केयर में रोबोटिक्स। रोबोट्स अब सिर्फ फैक्ट्रियों में कारें असेंबल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समाज के उन हिस्सों में जा रहे हैं जहां इंसानों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जापान के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट है, जिसे डेमोग्राफिक क्राइसिस कहते हैं। देश की कुल आबादी लगभग 12.5 करोड़ है, लेकिन वहां जन्म दर बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि देश में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है और काम करने वाले युवाओं की भारी कमी हो गई है। एक पूरे समाज को चलाने और बुजुर्गों की देखभाल के लिए उन्हें तुरंत कुछ नए समाधान चाहिए थे। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जापान में एक रोबोटिक क्रांति आ चुकी है। वहां अब रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल जैसी बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आपको वहां ऐसे पूरे के पूरे होटल मिल जाएंगे जिन्हें इंसानों की जगह रोबोटिक स्टाफ चला रहा है। इसके अलावा जापान जहां बसा है, वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, तो वहां इंसानों की जान बचाने के लिए एडवांस्ड ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम बनाए गए हैं। मशीनें अब वहां सिर्फ औजार नहीं, बल्कि समाज की केयरटेकर बन चुकी हैं। तो हमने अभी देखा कि कैसे इंसान ने मलबे से उठकर एक पूरे के पूरे ऑटोमेटेड और हाईटेक समाज को इंजीनियर कर दिया। लेकिन क्या कभी इस सवाल पर ध्यान गया है कि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है? प्रकृति के सबसे कठोर पदार्थ को इंजीनियर करने और उसे अपने हिसाब से ढलने की हमारी दीवानगी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहीं से हम अपने तीसरे विषय की तरफ मुड़ते हैं, हीरो के कार्बन रहस्य। एक ऐसा पत्थर जिसे इतना पवित्र, दुर्लभ और लग्जरी का प्रतीक माना जाता है, उसकी असली केमिकल सच्चाई क्या है? आइए जरा करीब से देखते हैं। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। रोज इस्तेमाल होने वाली पेंसिल के अंदर जो लेड होता है और दुनिया का सबसे कीमती हीरा, ये दोनों रासायनिक रूप से 100% एक ही चीज से बने हैं, और वो है कार्बन। मतलब कोई अंतर नहीं, सारा खेल बस उनके जुड़ने के तरीके का है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु बहुत ढीले जुड़े होते हैं, इसलिए वो नरम होता है। लेकिन हीरे में कार्बन इतनी मजबूती से एक दूसरे में लॉक हो जाता है कि वो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बन जाता है। अब ये कठोरता रातों रात नहीं आ जाती।
इसके पीछे प्रकृति की एक बेहद खौफनाक प्रक्रिया है। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3 अरब साल पहले। धरती की सतह से 150 से 200 किलोमीटर नीचे 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस की भयानक गर्मी और अकल्पनीय दबाव के बीच ये कार्बन परमाणु एक साथ जुड़ते हैं और फिर लाखों साल पहले बहुत ही भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों ने इन पत्थरों को रॉकेट की स्पीड से धरती की सतह की ओर धकेल दिया। जरा सोचिए, इसके पीछे ग्रहीय ताकतों का स्केल कितना विशाल रहा होगा। खैर, ज्वालामुखी इन्हें सतह के करीब तो ले आए, लेकिन इन्हें बाहर निकालना एक अलग ही स्तर का सिरदर्द है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रूस, बोत्सवाना और कनाडा जैसे देशों में विशाल खदानें खोदी जाती हैं। जब खनिक 1 टन यानी पूरे 1000 किलो कच्ची चट्टान और मिट्टी निकालते हैं, तब जाकर उसमें से सिर्फ 1 से 5 कैरेट मतलब महज कुछ ग्राम हीरा निकलता है। एक छोटे से पत्थर के लिए इतनी क्रूर और विशाल औद्योगिक प्रक्रिया, ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खदान से निकला हीरा बिल्कुल भी नहीं चमकता, वो एकदम साधारण और फीका दिखता है। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक हीरे का सफर। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि खदान से निकलने के बाद इस पत्थर का असली ट्रांसफॉर्मेशन किसी बड़े विदेशी शहर में नहीं, बल्कि भारत के सूरत में होता है। दुनिया के 90% से भी ज्यादा हीरे यहीं काटे और पॉलिश किए जाते हैं। यहाँ के कारीगर अपनी गजब की इंजीनियरिंग और हुनर से एक मामूली से दिखने वाले पत्थर को एक शानदार रत्न में बदल देते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये जटिल काम होता कैसे है। पहले बड़ी ही बारीकी से इसके आकार की प्लानिंग होती है, फिर लेजर तकनीक से इसे काटा जाता है और दूसरे हीरों से रगड़कर शेप दी जाती है। सबसे जरूरी काम है इस पर 58 अलग-अलग सतहें यानी फैसेट्स बनाना और आखिर में इसे शीशे की तरह पॉलिश करना। मतलब हीरे की जो मशहूर चमक है ना, वो कोई कुदरती चमत्कार नहीं है, वो पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे चौंकाने वाले और आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, हीरों की मार्केटिंग का भ्रम। हमने भूविज्ञान और इंडस्ट्री की बात कर ली, लेकिन इसके पीछे के उस कारोबारी खेल को समझना बहुत जरूरी है, जो हमारी सोच को कंट्रोल करता है। विज्ञान आज इतना आगे बढ़ चुका है कि धरती के अंदर मौजूद वो भीषण गर्मी और दबाव अब हमारी लैब्स में भी तैयार किया जा सकता है। प्राकृतिक हीरों के लिए खदानें खुदनी पड़ती हैं, जो बहुत महंगे होते हैं और कभी-कभी खून खराबे से भी जुड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है लैब में बने हीरे। ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसी प्राकृतिक प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। ये रासायनिक रूप से 100% प्राकृतिक हीरे जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन इनकी कीमत 70 से 80% तक कम होती है। तो सबसे अहम सवाल यही है, जब हर साल खदानों से करोड़ों कैरेट हीरे निकलते हैं और लैब्स में भी उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, तो फिर ये इतने महंगे क्यों हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मार्केटिंग। अ डायमंड इज फॉरएवर कोई सदियों पुरानी रोमांटिक परंपरा नहीं है। ये असल में इतिहास का सबसे सफल मार्केटिंग अभियान था। बड़ी कंपनियां सप्लाई को अपनी मुट्ठी में रखती हैं, जिससे बाजार में एक कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बनी रहे। बस इसी तरह ये भ्रम कायम रहता है कि हीरे दुर्लभ हैं। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जापान के उस बेहद कुशल और रोबोटिक समाज से लेकर हीरों की तराशी गई चमक तक, हम हर चीज को कंट्रोल और इंजीनियर करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम कभी-कभी सिर्फ एक भ्रम की कीमत नहीं चुका रहे होते? क्या किसी रत्न की असली कीमत उसके 3 अरब साल पुराने इतिहास में है, या फिर ये पूरी तरह से एक शानदार लेकिन सतही मार्केटिंग के भ्रम पर टिकी है? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।